प्यारे दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता द्वारा ITI नगर की इस खास पेशकश मिशन एग्जाम में। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा मिशन एग्जाम चला हुआ है और जो हमारी मार्च में एग्जाम चल रही है ITI के, उसके लिए खास आपके लिए पेशकश बनाई गई है। इसमें 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 6 लेक्चर के साथ में 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट हमने किया था AC थ्योरी, और जो आज हमारा ME07 लेक्चर होने वाला है, मिशन एग्जाम का 7वां लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है सेल एंड बैटरी का। देखिए, हम आपको बता देते हैं, जो हमारे 15 और 16 तारीख में एग्जाम हो चुके हैं, वो उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केवल हमारे इन्हीं प्रश्नों में से पूछे गए हैं। चाहे आप एनालाइज कर सकते हो 15 और 16 पेपर का, और 15 और 16 का एग्जाम का सॉल्यूशन हमने अपने ITI नगर पर पहले से अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देख, धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वो पूछ रहा है कौन सी युक्ति है। आपको पता है जो सोलर सेल होती है वो हमारी धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टाइक सेल, जिसे क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल, जो सोलर सेल में यूज होती है, ये हमारी धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। देखिए, द्वितीयक सेल यानी जो सेकेंडरी सेल होती है हमारी, एक प्राइमरी सेल होती है, एक सेकेंडरी सेल होती है। इसने पूछा जो सेकेंडरी सेल है वो किस नियम पर कार्य करती है। देखिए, जो हमारे फैराडे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक चुंबकीय प्रभाव पर भी दिया था हमें, चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, और एक दिया था हमें रासायनिक प्रभाव। तो जो सेकेंडरी सेल में हमें देखने को मिलता है, जो उस पर जिस नियम पर कार्य करता है वो करता है फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम पर। जो ऑप्शन डी में दिया है फैराडे के, सी में दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। वे जो हमारी बैटरी होती है, द्वितीयक सेकेंडरी बैटरी कौन सी होती है, जो सी चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज होती जाती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज हो जाती है। और जो प्राथमिक होती है, प्राइमरी होती है, वो क्या होती है, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको, वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। तो सेकेंडरी सेल का पूछा है किस नियम पर कार्य करता है, वो करता है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम में जो पहला नियम दिया था वो क्या दिया था, M = ZIT। नियम क्या था कि किसी विलयन में जो हमारे इलेक्ट्रोड का पदार्थ होता है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्यमान, उसमें विलयन में बहने वाली द्रव्यमान बहने वाली I और T के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये था इसका नियम, फैराडे का अपघटन का नियम। और Z हमारा आ जाता है, इसका कांस्टेंट वैल्यू बन जाता है M = ZIT। Z क्या होता है हमारा, Z क्या होता है, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि जो इसमें Z है उसका क्या है, वो नाम होता है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये था हमारा फैराडे का प्रथम नियम। और द्वितीय सेल में पूछा है यहाँ पे तो कि कौन से नियम पर काम करता है, वो करता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। अभी बताया जो फैराडे का प्रथम नियम था विद्युत अपघटन का, वो ये था कि जो एकत्रित द्रव्यमान है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है M = ZIT। क्या होता है, M = ZIT। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। देखिए, जो बैटरी की क्षमता है, ये क्वेश्चन आपका 15 मार्च को पूछ लिया गया है। पहले ही जो एग्जाम हुआ था 15 मार्च में, उसमें पूछा गया है बैटरी की क्षमता है वो कैसे बताई जाती है, वोल्ट में, वाट में, या वोल्ट एम्पियर या एम्पियर घंटा। ये बताई जाती है एम्पियर घंटे में। किसमें बताई जाती है, एम्पियर घंटा, यानी AH में इसकी क्षमता को बताया जाता है। तो आपने मोबाइल में देखा होगा mAh आता है, वहां पे क्या आता है, mAh, यानी इतने मिली एम्पियर आवर। तो यानी जो दर्शाती है वो दर्शाती है AH। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, एम्पियर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में पूछा है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। देखिए, द्वितीयक सेल का हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा उदाहरण होता है, मोस्ट यूजली जो हमारा कौन सा है, लेड एसिड बैटरी। कौन सा है, लेड एसिड बैटरी, जो आप अपने घरों में भी यूज करते हैं। तो वो हमारा द्वितीयक सेल में आता है। तो इसमें पूछा है द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है, कौन सा दोष है। तो जो हमारी द्वितीयक सेल होती है उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है हमारा सेंडिमेंटेशन का। देखिए,
कौन सा होता है, एक होता है सेंडिमेंटेशन का, और दूसरा होता है हमारा कोरोजन का, और तीसरा होता है हमारा बकलिंग का, और चौथा होता है हमारा कौन सा, सल्फेशन का। ठीक है ना। जो सेंडिमेंटेशन दोष होता है इसमें क्या होता है, जो अशुद्धियां होती है हमारी, अशुद्धियां उसकी तली में जम जाती है, जिसके कारण वो हमारी जो प्लेट्स होती है उनका आपस में टकराना एक बन जाता है दोष की, वो आपस में टकरा सकती है उनके कारण। तो ये दोष कहलाता है हमारा सेंडिमेंटेशन। क्या होता है, इसमें जो अशुद्धि होती है वो तली में बैठ जाती है। तो इसका निवारण क्या होता है, हम इसमें समय समय पर आसूत जल डालते रहे। जब आप बैटरी लाते हैं लेड एसिड बैटरी, तो आपको दुकानदार बोलता है कि इसमें हफ्ते में इसमें आपको जल डालना है, आसूत जल डालना है। वो इसलिए बोलता है कि ताकि इसमें सेंडिमेंटेशन का दोष ना बन पाए। दूसरा है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होते हैं, आपके जो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, उस पर एक कार्बन जम जाता है। आप तो उसको बोलते हो कार्बन जम गया, उस पर एक नीली सी परत चढ़ जाती है ना, आप क्या बोलते हो, कार्बन जम गया उस पर। वो क्या आता है, जो हमारा तांबा और लेड होता है उसका ऑक्सीकरण बन के एक नीली पतली परत चढ़ जाती है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। और उसका निवारण क्या है, उसे गर्म पानी से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। वो होता है हमारा कोरोजन, जिसे आप बोलते हैं कि इस पर कार्बन आ गया। तीसरा हमारा बकलिंग। बकलिंग में क्या होता है कि जब हम उसे हाई रेटिंग एम्पियर पर, हाई रेटिंग धारा पर उसे चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो तब हमारी क्या होती है, बकलिंग दोष होता है, यानी उसमें जो प्लेट होती है वो मुड़ जाती है। ये हमारा बकलिंग दोष होता है। और निवारण यही होता है इसका कि उसे उसकी उचित धारा रेटिंग पर चार्ज करना चाहिए या डिस्चार्ज करना चाहिए। ये होता है हमारा बकलिंग। और चौथा नंबर का होता है हमारा सल्फेशन। सल्फेशन में क्या होता है, जो उसमें हमें लेड सल्फेट यूज करते हैं वो गाढ़ा पड़ जाता है। गाढ़ा क्यों पड़ता है, अगर हम उसे लंबे समय तक यूज न करें, उसको एक तरफ रख दें, तो अब इस क्या होता है, हमारा सल्फेशन दोष होता है, यानी इसमें सल्फेट गाढ़ा पड़ जाता है। और निवारण क्या है इसका, इसका निवारण ये है कि हमें समय समय पर यूज करता रहना चाहिए। अगर फिर भी हो गया है उसमें, तो जो ट्रिकल चार्जिंग होती है, यानी कम धारा पर उसे लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए। ये होता है हमारा सल्फेशन दोष। ठीक है ना। लेकिन पूछा कि वो दोष बताइए जिसमें प्लेट मुड़ जाती है। बताया है कि जो बकलिंग होता है इसमें ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण प्लेट मुड़ जाती है, वो कौन सा होता है, बकलिंग। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश की क्या इकाई है। देखिए विद्युत आवेश की ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके 15 मार्च में। विद्युत आवेश होता है हमारा क्योंकि इकाई क्या होती है हमारी, कूलम। क्या होती है, कूलम। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। वोल्ट हमारी वोल्टेज की होती है, वाट हमारी पावर की, एम्पियर हमारी धारा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होते हैं। देखिए लिथियम सेल भी हमारी सेकेंडरी सेल में आती है, जैसे लेड एसिड बैटरी। हमारी लेड एसिड सेल का तो हमारा होता है 2.2 वोल्ट, और पूछा लिथियम का कितना होता है, वो होता है हमारा 2.5 वोल्ट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कह रहा है कि हमें कम समय में और हाई रेटिंग पर एम्पियर पर चार्ज करनी है, तो कौन सी विधि अपनाएंगे, उसको बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। क्या बोलते हैं, बूस्ट, यानी कम समय में अधिक धारा पर उसे चार्ज करे, वो होता है बूस्ट। अगर बोले कि ज्यादा समय में कम धारा रेटिंग पर चार्ज करनी है, तो होगा हमारा ट्रिकल चार्जिंग। यहाँ पे दिया है कम समय में उच्च दर पर, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, बूस्ट चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। देखिए कार्बन जस्ता शुष्क सेल, जो हमारी ड्राई सेल होती है वो लैक्लांसी सेल का एक रूप होती है। जो लैक्लांसी सेल होती है उसका शुष्क रूप होती है हमारी कार्बन जस्ता शुष्क सेल। तो इसमें जो हमारा एनोड होता है, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, वो हमारा कार्बन का होता है, और जो ऋणात्मक होता है वो हमारा जस्ते का होता है। लेकिन इसमें पूछा जो अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें यूज, वो कौन सा होता है। उसमें होता है हमारा, क्या होता है उसमें, जो ऑप्शन बी में दिया है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और सी में दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम करते हैं मरकरी में यूज। और ए में दिया है डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये करते हैं हम किस में यूज, वो करते हैं हम लेड एसिड बैटरी में। लेकिन यहाँ पे किस में पूछा है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में, ड्राई सेल में, वो करते हैं ऑप्शन बी वाला अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। देखिए जो ये हमारा सेल एंड बैटरी का है ना, ये हमारा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल तो आपका इल्यूमिनेशन भी है, और आपका अर्थिंग भी है, और आपका ट्रांसफॉर्मर में है थोड़ा न्यूमेरिकल,
और एक बच जाता है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सब थ्योरेटिकल है, इसलिए हमने सबसे पहले जो 6th है वो हमने 15 मार्च से पहले उनको समाप्त कर दिया था, क्योंकि उनमें थ्योरेटिकल भी था और न्यूमेरिकल्स भी थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे। तो ये तो हमारे थ्योरेटिकल है, ये आपको खुद याद करना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है इसमें समझाने का कि कौन सा दोष क्या होता है, इसका क्या निवारण होता है, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो देखते रहिए, आप अपने वीडियो का आनंद लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। देखिए द्रवों में, यानी द्रव क्या हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, तो वो प्रभाव पूछता है क्या होता है। प्रभाव हमने 5 प्रकार के बताए थे आपको, थ्योरी में भी आपने भी पढ़ा होगा। एक होता है हमारा प्रकाशीय प्रभाव, उसमें प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, और 5वां क्या होता है हमारा चुंबकीय प्रभाव। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है तो कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, वो मिलता है रासायनिक प्रभाव। हीटिंग प्रभाव हमें वहां पे देखने मिलेगा जहाँ पे ऊष्मा पैदा होगी, और बी में वहां देखने मिलेगा जहाँ पे हम विद्युत की सप्लाई करें लेकिन प्रकाश मिलेगा, जैसे बल्ब, वो हमारा प्रकाश से प्रभाव होगा। और सी मैग्नेटिक हमें वहां पे देखने मिलेगा, बिजली की सप्लाई दी है और उसमें चुंबकत्व के कारण जैसे मोटर है वो घूमने लगती है, वो हमारा चुंबकीय प्रभाव होगा। और रासायनिक प्रभाव होगा, द्रव में हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारी रासायनिक क्रिया होती है, उसे बोलते हैं रासायनिक प्रभाव। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, रासायनिक प्रभाव। इलेक्ट्रोलाइट बता देते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा विलयन होता है जो जिसमें विद्युत धारा सप्लाई कराने पर वो अपने आंसर में टूट जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इतना हार्ड नहीं है ये, तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। देखिए जो सीसा अम्ल बैटरी, लेड एसिड बैटरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट, देखिए कोई भी बैटरी उसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गए, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, तो इसमें पूछा है कि ऋणात्मक प्लेट किससे बनाई जाती है। ये बनाई जाती है पीबी से, यानी स्पंजी लेड से बनाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि डिस्चार्जिंग अवस्था में या चार्जिंग अवस्था में, लेकिन यहाँ पे ना तो चार्जिंग दिया है ना डिस्चार्जिंग दिया है, तो हमें क्या लेना है, हमें मान के चलना है चार्जिंग। अगर कहीं पे ना तो डिस्चार्जिंग लिखा है ना चार्जिंग, तो हमें क्या मानना है, चार्जिंग अवस्था में। चार्जिंग अवस्था में हमारा निगेटिव होता है स्पंजी लेड और पॉजिटिव होता है हमारा लेड पैरोक्साइड PbO2। ठीक है ना, और ये क्या है, चार्जिंग की अवस्था में। और डिस्चार्जिंग की अवस्था में क्या होता है, डिस्चार्जिंग की अवस्था में दोनों हमारी किसकी होती है, लेड पैरोक्साइड की, सॉरी लेड सल्फेट की, PbO4 की। और इनका डिस्चार्जिंग की अवस्था में कौन सा रंग होता है, व्हाइट होता है। और चार्जिंग की अवस्था में इसका ग्रे होता है और इसका क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, चार्जिंग की अवस्था में जो धनात्मक होता है वो लेड पैरोक्साइड का होता है, ऋणात्मक स्पंजी लेड का होता है। और डार्क ब्राउन इसका कलर होता है चार्जिंग की अवस्था में, और इसका ग्रे होता है निगेटिव का। और डिस्चार्जिंग की अवस्था में दोनों हमारे लेड सल्फेट के बने होते हैं और कलर होता है हमारा व्हाइट। याद रखना है, क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पूछा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु तो कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, वो करते हैं हम स्पंजी लेड का। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण को हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। धातु के क्षरण से बचाना है यानी कोरोजन से बचाना है, तो कौन सी तकनीक यूज करेंगे, वो करेंगे हम ऑप्शन बी, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक सुरक्षा यूज करेगी। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। डिजिटल घड़ी आपने देखी होगी कैसी होती है, उसमें पूछा है कि कौन सा सेल यूज किया जाता है। वोल्टैक, लिथियम, पारा, सिल्वर ऑक्साइड। पारा यूज किया जाता है, मरकरी सेल यूज किया जाता है उसमें। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। देखिए कितना सिंपल पूछा है। कहते हैं कि हमारा समांतर परिपथ है, ये हमारी क्या है, सेल है, और इसमें मैं एक सेल विपरीत ध्रुवता से जोड़ दूं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आप ही बताओ, अगर आपके पास में 2 सेल है और आपका प्लस से माइनस जोड़ दोगे, माइनस से प्लस जोड़ दोगे, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा ना। हाँ, तो यही पूछा क्या होता है उस व्यवस्था में, होता है हमारा विल गेट शॉर्ट सर्किट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, लघुपतित हो जाएगा। ठीक है, चलो समांतर परिपथ में कह रहा है ये, समांतर में
ठीक है, श्रेणी में तो प्लस माइनस ही जुड़ेगा। आप सोचोगे कि हम तो जब बैटरी में सेल डालते हैं तो प्लस माइनस जोड़ते हैं, वो तो श्रेणी में होगा। ये पूछा है समांतर में, समांतर में जब ऐसा करोगे तो शॉर्ट सर्किट देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में पूछा है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। बैटरी चार्जर देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है, एक सेलेक्टर होता है, एक रोटरी टाइप का स्विच होता है, उसमें वो क्यों लगाया जाता है ये पूछ रहा है। उसे हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो हमारी एम्पियर है उसकी रेटिंग को सिलेक्ट कर सके, जो हमारी एम्पियर धारा आ रही है उसकी रेटिंग सिलेक्ट कर सके। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, धारा रेटिंग का चुनाव करने के लिए हम उसमें किसका करते हैं, फाइन सेलेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सौर सेल में पूछा है, यानी सोलर सेल में पूछा है तापमान के संदर्भ में आउटपुट जो पावर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमने आपको बताया था, जो चुंबकीय हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर किया था उसमें मैंने बताया था प्रत्येक पदार्थ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि इससे ऊपर वो चुंबकत्व नहीं धारण करेगा। इसी प्रकार सोलर सेल का भी एक पॉइंट होता है कि इससे ऊपर चाहे कितना तापमान बढ़ा लो, तापमान पर डिपेंड करता है वो कि तापमान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, उसकी पावर भी बढ़ेगी, कि तापमान घटेगा तो घटेगी। लेकिन ये अगर हम तापमान बढ़ाते गए लेकिन उसका भी तो कोई निश्चित पॉइंट होगा उसका ऊर्जा देने का, तो वो उस ऊर्जा से ऊपर नहीं जाएगी चाहे आप जो टेम्परेचर है वो कितना ही ले जाए। ठीक है ना। तो जो ऑप्शन ए में दिया है तापमान में कोई प्रभाव नहीं, देखिए तापमान पे तो प्रभाव पड़ता है, तापमान से ही वो अगर अधिक तापमान होता है तभी हमें ऊर्जा देती है। बी में दिया है तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि। देखिए जो मैं आपको कह रहा है कि अगर तापमान में वृद्धि करोगे तो उसमें ऊर्जा में तो वृद्धि होगी, लेकिन एक पॉइंट है उसके जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है उसके बाद में तापमान बढ़ रहा है तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर वो बढ़े ना करना, तो ये राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी में दिया तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तापमान में वृद्धि होगी तो होगी तो वृद्धि, कमी नहीं होगी। और डी में दिया है तापमान में कमी के साथ कमी। देखिए अगर तापमान में कमी होगी हाँ तो उसकी ऊर्जा जो आउटपुट पावर है उसमें भी कमी होगी। यहाँ पे ज्यादातर राइट आंसर क्या लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि। बात को समझो, तापमान जितना ही बढ़ाते जाओ लेकिन जो उसकी ऊर्जा है उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होगा ना, उसका एक निश्चित पॉइंट होगा कि इससे ऊपर नहीं होने की वो ऊर्जित, चाहे तापमान कितना बढ़ा लो। तो यहाँ पे ये राइट नहीं लगेगा कि तापमान बढ़ाने से जितना वो बढ़ाओगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये डी लगेगा, तापमान में कमी किया, कितनी कमी कर लो तो ऊर्जा में उतनी कमी होगी, लेकिन तापमान में जितनी वृद्धि करोगे तो उतनी थोड़ा वृद्धि होगी। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में पूछा है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। हाइड्रोमीटर का पूछा है। हाइड्रोमीटर हमारा एक यंत्र होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो हमारा उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया ए क्षमता निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, बैटरी का निरावेश स्तर निकालने हेतु और विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने हेतु। ऑप्शन डी में दिया है विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और एक होता है हमारा हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, वो हम यूज करते हैं उसकी वोल्टेज को मापने के लिए। लेकिन आप पूछा यहाँ पे हाइड्रोमीटर किस लिए यूज करते हैं, वो करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए। और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो हमारा लेड एसिड बैटरी होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1180 से 1280 तक। ठीक है ना, 1180 से 1280 तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। मैंने बताया था फैराडे का प्रथम नियम ये है M = ZIT। तो वही पूछा है कि ऑप्शन बी में M = ZIT इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1919 में पूछा सीसा वाले सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो यूज किया जाता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 20 में देखिए ये हमारा पैरेलल सर्किट है और पूछा है कि वोल्टेज, कुल वोल्टेज कितनी होगी। याद रखना जो हमारी श्रेणी होती है, श्रेणी में अगर ऐसे जुड़ी है तो इसमें जो हमारी टोटल बैटरी होगी वो कितनी होगी, वोल्टेज ET = NE। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। तो N हमारी सेलों की संख्या और E हमारी एक सेल का वोल्टेज। तो श्रेणी में तो होता है ये हमारा, और पैरेलल में क्या होता है,
पैरेलल ये है और यहाँ पे हमें ईटी निकालना है, कुल वोल्टेज निकालनी है। तो ईटी का फॉर्मूला होता है ईटी इक्वल टू E1 E2 E3, यानी एक ई का मान टोटल ई के बराबर होगा, यानी एक सेल का वोल्टेज जितना होगा समांतर में उतना ही टोटल वोल्टेज होगा। आगे समझ में। श्रेणी में क्या होता है कि जितने भी सेल हैं उनका योग हमारा टोटल वोल्टेज होता है, और समांतर में किसी भी एक सेल का वोल्टेज टोटल वोल्टेज होते हैं। तो इसमें दिया है, देखिए समान है, इसमें समान वोल्टेज है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, और पूछा टोटल क्या होगा तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कहा है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग की अवस्था में पूछा है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, डिस्चार्जिंग की अवस्था में क्या होता है, लेड सल्फेट होता है, और चार्जिंग पर धनात्मक पर लेड पेरोक्साइड और ऋणात्मक पर हमारा होता है स्पंजी लेड। लेकिन पूछा डिस्चार्जिंग की अवस्था में, डिस्चार्जिंग की अवस्था पे ये तो पूछा है ऋणात्मक पर, हम बता रहे हैं दोनों पर लेड सल्फेट होता है और कलर होता है इसका व्हाइट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्च में पूछ लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 में पूछा है बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। जो हमारे वेंट प्लग होते हैं वे ढक्कन होते हैं ना, जो बैटरी के ढक्कन होते हैं, वो पूछ रहा है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो उसे क्यों खोल दिए जाते हैं। वो इसलिए खोल दिए जाते हैं जो उसके अंदर गैसें बनती है उसे बाहर आसानी से वो बाहर निकल सके। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु हम ढक्कनों को खोल देते हैं, वेंट प्लग बोलते हैं उसको, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारी भाषा में तो ढक्कन बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23 में कहा है कौन सी विधि में बैटरी की कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि कम समय में अधिक धारा पर, क्या था, कम समय में अधिक धारा पर, वो थी हमारी बूस्ट चार्जिंग। इसमें पूछा कम धारा पर अधिक समय में, यानी अधिक समय है और कम धारा है, तो वो हमारी बताया था ट्रिकल चार्जिंग। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 20 में कहा है कि कम धारा पर लंबे समय तक हमें चार्ज करनी है। और ये ट्रिकल चार्जिंग किस में यूज होती है, मैंने बताया था आपको, ये होती है हमारी सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में पूछा है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। कठोर सल्फेशन दोष को पूछा है कैसे जाना जाता है, जाना जाता नहीं है, गलत मिसप्रिंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसको कैसे हम दूर करते हैं, उसका निवारण क्या है कठोर सल्फेशन दोष को। अभी बताया मैंने, ट्रिकल चार्जिंग से हम इसको दूर करते हैं। देख लेते हैं क्या दिया है, नए विद्युत अपघट्य के से बराबर 9, बी में दिया है नए इलेक्ट्रोड से बदलकर 9, सी में दिया है बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, कम धारा से लंबे समय तक, वो होता है हमारा ट्रिकल चार्जिंग। तो ये राइट आंसर बनता है इसका। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में पूछा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। ये जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होती है उसमें हमारा जो क्या होता है, धनात्मक होता है इलेक्ट्रोड, उस पर होता है सिल्वर ऑक्साइड यूज, और जो ऋणात्मक पर होता है वो होता है हमारा जस्ता। तो इसमें पूछा है कैथोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर बताना है, वो होता है हमारा जस्ता। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, सब इतना नहीं समझाने का, बस थ्योरेटिकल होता है, याद करो। 26 में होता है चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है, यानी ECE पूछा है, यानी Z की वैल्यू पूछी है। जो चांदी में Z की वैल्यू है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो वो होता है 1.1182 mg/कूलम, जो ऑप्शन डी में दिया है 1.1182 mg/कूलम। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में पूछा सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। ऋणावेशन, तो पहले क्वेश्चन कौन सा था हमारा, सॉरी देखिए जो 21 था ये हमारा गलत हो गया थोड़ा। इसमें पूछा है आवेशन की रासायनिक क्रिया में, हमने सोचा कि ऋणावेशन की पूछ रहा है यानी डिस्चार्जिंग की, लेकिन इसमें पूछा है चार्जिंग की अवस्था में धनात्मक पर हमने ये बताया था लेड पेरोक्साइड, क्या है लेड पेरोक्साइड। इसका राइट आंसर कर लेना सही, ऑप्शन बी लेड पेरोक्साइड होता है इसका। अब आया वो डिस्चार्जिंग वाला हमारा क्वेश्चन 27, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग की अवस्था में रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या होता है, वो होता है हमारा लेड सल्फेट। आगे समझ में,
चार्जिंग की अवस्था में धनात्मक पर होता है हमारा लेड पेरोक्साइड और ऋणात्मक पर होता है स्पंजी लेड, और डिस्चार्जिंग की अवस्था में दोनों पर हमारा क्या होता है, लेड सल्फेट होता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? जो सेपरेटर होते हैं उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारी प्लेट है वो आपस में ना भिड़ जाए, ये होता, इसलिए यूज करते हैं हम सेपरेटर का। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करता है, नो। और बी में दिया धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़ना, नो। सी में दिया धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से बचाना, यानी उनके बीच में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए हम उसमें सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में पूछा है कि सीसा मतलब बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी जो आपके घरों में यूज होती है वो है सीसा, कुछ और मत समझ लेना। का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का यूज करते हैं? पहले आया था कि हाइड्रोमीटर जो उपकरण है उसका यूज क्यों करते हैं, हमने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए। यहाँ पे पूछा है कि विशिष्ट ग्रेविटी को, विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए हम किस चीज का, कौन से उपकरण का यूज करेंगे? वो करेगा हाइड्रोमीटर का। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। डी में दिया है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का हम वहां पे यूज करेंगे जब हमें वोल्टेज मापनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? देखिए डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा इन्वर्टर परिपथ है और पूछा है कौन सा है ये हमारा SCR उपयोगित इन्वर्टर है, जो सब बी में दिया है ना, ऑप्शन बी में SCR यूज इन्वर्टर, ये हमारा है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। 31वें में पूछा है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? पहले आता है क्वेश्चन बकलिंग दोष, चारों दोष समझा दिया आपको, इंपोर्टेंट दोष है, समझ लेना इनको अच्छे से। और बकलिंग है, जो बकलिंग में क्या होता है, जो प्लेट है वो मुड़ जाती है, ठीक है। तो पूछा है बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज बताइए। देखिए परिपथ का पूछा है, यानी श्रेणी परिपथ है, देख लिया। श्रेणी में हमने क्या बताया था, ET इक्वल टू एन नहीं लगेगा, अब जोड़ लो। ET क्या हमारा, ET निकालना हमें 1.5 प्लस 1.5, तो क्या आ गया 4.5। या ऐसा कर लो ET इक्वल टू एन कितना है, सेलों की संख्या कितनी है 3 इंटू 1.5, तो कितना आ गया 4.5 वोल्ट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में पूछा है शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में पूछा है धनात्मक प्लेट के लिए, पहले पूछा था ऋणात्मक प्लेट के लिए। ऋणात्मक के लिए जिंक और धनात्मक के लिए कार्बन यूज किया जाता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। और अगर पूछ ले इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता है, वो किया जाता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। और मरकरी सेल के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और 34 में दिया है भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? देखिए आपके पास में बैटरी है, चार्जिंग फुल चार्ज है, अगर मैं उस पर भार डाल दूं, उस पर लोड लगा दूं, तो क्या होगा, वो बैटरी डाउन होगी ना, उसका जो वोल्टेज है वो घटेगा ना। तो यही पूछा है कि भार बढ़ाने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होता है, वो घटेगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 35 वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? देखिए सेकेंडरी सेल में हमने 4 दोष बताए थे आपको, सेडिमेंटेशन, कोरोजन, बकलिंग, सल्फेशन। इसमें पूछा है जो हमारी वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक हमारी है प्राथमिक सेल है, यानी यूज एंड थ्रो। कौन सी है? यूज एंड थ्रो। वोल्टाइक सेल हमारी सबसे पहली निर्मित सेल है, ठीक है। और पूछा है स्थानीय क्रिया दोष, सेकेंडरी में हमारे 4 दोष होते हैं और जो हमारा प्राथमिक सेल होते हैं उसमें 2 दोष होते हैं, एक स्थानीय क्रिया दोष, एक होता है हमारा ध्रुवाच्छेदन दोष। स्थानीय क्रिया दोष में क्या होता है, जो उसके अशुद्धि होती है उसमें नीचे बैठती है और एक सेल का निर्माण कर लेते हैं, छोटी छोटी सेलों का निर्माण होता है, तो उसके वोल्टेज पर इफेक्ट पड़ता है, जो ऊर्जा है वो बेकार में खपत होती है, तो वो हमारा होता है स्थानीय क्रिया दोष। तो उसका निवारण पूछा है, उसको कैसे रोका जाता है? हम क्या करते हैं, जो उसकी तांबे की छड़ होती है, सॉरी जिंक की छड़ होती है, जिंक की छड़ पर हम, तांबे की छड़ तो होती है हमारी धनात्मक और जिंक की छड़ होती है ऋणात्मक। जो ऋणात्मक छड़ है हमारी, ऋणात्मक प्लेट है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, उस पर हम क्या करते हैं, वो जिंक का बना होता है, उस पर हम पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिससे स्थानीय क्रिया दोष रुक जाती है। तो ये पूछा है कि किससे रोकेंगे? ऑप्शन ए में दिया सेलों का श्रेणी में संयोजित, 9। बी में दिया विध्रुवक रंजक का उपयोग करके, 9। और सी में दिया समांतर में संयोजित करके, 9। डी में दिया जस्ता प्लेट का अम्लगम करके, यानी जस्ते पर पारे की परत चढ़ाकर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 में पूछा है तांबे के विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। देखिए चांदी का पूछा था रासायनिक तुल्यांक क्या है, जेड की वैल्यू पूछी थी ना चांदी की, वो कितनी थी 1.1182 mg/कूलाम थी। इसमें पूछा है तांबे की यानी कॉपर की बतानी है कितनी है, वो होती है 0.329 mg/कूलाम, जो ऑप्शन ए में दिया है 0.329 mg/कूलाम। राइट आंसर बताओ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में पूछा है सीसा लेड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। अब की बार पूछा है जो बकलिंग दोष है इसका कारण क्या है, पहले ही बता दिया था बकलिंग दोष क्यों होता है। ये होता है अगर हमें उसे क्या करते हैं ओवर डिस्चार्जिंग करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, तो तब हमें बकलिंग दोष देखने मिलता है। बकलिंग दोष में हमारी प्लेटें मुड़ जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, यही राइट आंसर बनता है, इसके कारण हमारा बकलिंग दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कहा बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर पूछता कि विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमें उसका इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका जांच करनी है तो हम करते हैं हाइड्रोमीटर का यूज। लेकिन इसमें पूछा है वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति का हमें ज्ञात करना है तब हम करेंगे हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, ठीक है ना। राइट क्या बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 40 में पूछा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जो हमारी रासायनिक क्रियाएं होती है उसमें पूछा है ये हमारा धनात्मक है यानी एनोड है, ये हमारा कैथोड है। तो पूछा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन अपना इलेक्ट्रॉन खोता है, वो खोता है हमारा ये वाला एनोड खोता है। कौन खोता है एनोड। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो प्यारे दर्शकों हमें उम्मीद है आपको आज के जो 40 क्वेश्चन कराए हमने सेल एंड बैटरी के आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से कर लेना। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके 15 मार्च और 16 मार्च में पूछ लिए गए हैं, ठीक है ना। और अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं हमारे 15 और 16 का तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मिशन एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। और अच्छे से तैयारी करिए। जो हमारा मिशन एग्जाम है इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 15-16 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 100% आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो अच्छे से इसको पढ़िए। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का पेपर अच्छा बनाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनका ज्ञान वर्धन करने के लिए उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए और मिशन एग्जाम और एग्जाम सॉल्यूशंस पाने के लिए IITian Agro को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।